Hi students, in last lecture we studied about the formal charge and the exceptions of octet rule. So first we do the revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मल चार्ज है वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लोएस्ट एनर्जी वाला लुईस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं कि सभी पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर में से सबसे लो एनर्जी वाला कौन सा लुईस स्ट्रक्चर होता है। कहता है लो एनर्जी वाले लुईस स्ट्रक्चर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसमें क्या होता है जो सभी एटम के ऊपर सबसे ज़्यादा कम वैल्यू होगी फॉर्मल चार्ज की, उस लुईस स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा लो एनर्जी होती है। कहता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो रियल चार्ज सेपरेशन है मॉलिक्यूल के अंदर उसको फाइंड आउट नहीं करते हैं। यह कहता है जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज है उसको हम सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, लोएस्ट एनर्जी वाले स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी फॉस्जीन की। कहता है फॉस्जीन के केस में क्या होता है, जो सभी एटम्स है सभी एटम के ऊपर क्या होता है, जीरो फॉर्मल चार्ज होता है। दैट मीन्स इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर है, जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा लो एनर्जी है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल के ऑक्टेट रूल में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कहता है जो ऑक्टेट रूल है सभी केसेस में फॉलो नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है बिकॉज उसका डुप्लेट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था कुछ एटम के केसेस में क्या होता है, कहता है जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है उस दौरान उसके सेंट्रल एटम में 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज सेल्ट कहता है वो क्या होता है, उसमें ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है, बट ऑक्टेट ना कंप्लीट होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो वो क्या है, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस है। ऐसे हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं। जैसे कहता है हमने एग्जाम्पल ली थी सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। इन सभी में क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम है दैट इज फॉस्फोरस सल्फर आयोडीन, इन सभी में क्या होते हैं, ऑक्टेट से 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बावजूद भी इनका जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कहता है यहाँ पे भी जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो एक एटम के आसपास उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जिसमें क्या होते हैं, 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑड नंबर में, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑल्सो कहता है जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज की होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। बट कहता है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे जीनॉन है। जीनॉन क्या करती है, नोबल गैस होने के बावजूद भी ये क्या करती है, नंबर ऑफ कंपाउंड है वो शो करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है वहाँ से हमें जो शेप है मॉलिक्यूल की वो फाइंड आउट नहीं होती। ऑल्सो कहता है वहाँ से हम जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की एनर्जी की टर्म में उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। Now we come to our today's topic that is journal properties of covalent compounds। के तो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी जर्नल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उनके बीच में क्या होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल के बीच में, जिसके कारण वो वीक फोर्सेस होने के कारण वो क्या करेंगे, या तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। बट कहता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो किसके स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, बट उनमें क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे यूरिया, शुगर, इनमें होती तो कोवलेंट बॉन्डिंग है बट उसके बावजूद भी ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट कंपाउंड की, दैट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वो जनरली क्या होता है, लो होता है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज इसमें क्या होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज होती हैं। वीक फोर्सेज होने के कारण ये आसानी से ब्रेक हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट कहता है ये क्या होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, दैट इज सॉल्युबिलिटी। कहता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो कोवलेंट कंपाउंड है वो जनरली क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होंगे या फिर कंप्लीटली सॉल्युबल होते ही नहीं है पानी के अंदर या फिर किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। बिकॉज कहता है ये किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। जैसे हमें पता है सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, के जो जैसा है उसी में जाके सॉल्युबल होगा। जैसे कहता है जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर होने के कारण वो नॉन पोलर में ही जाके क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जैसे बेंजीन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी किस नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं, तो उनमें जाके इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे वाटर या कोई भी और पोलर सॉल्वेंट उसके अंदर जाके जो सॉल्युबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज नॉन कंडक्टर्स। सिंस क्या था, जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आयंस नहीं देते हैं सॉल्यूशन में, जब उनको डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ना ही वो फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ना ही वो डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऑल्सो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या आता है, कहता है जो रिएक्शंस होती हैं कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, कहता है वो कैसे होती हैं, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शंस होगी। कहता है इसमें क्या होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड नए कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के अंदर। इन रिएक्शंस कहता है ये इन रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, बिकॉज कहता है जो पुराना कोवलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए इनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण जब पहले वाला बॉन्ड टूटेगा तभी जाके नया बॉन्ड है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। कहता है नए बॉन्ड को बनने के लिए पहले पुराने बॉन्ड को टूटना क्या होता है, ज़रूरी होता है। एज अ रिजल्ट कहता है जो ये रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। कहता है जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड वो किस नेचर के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। सिंस कहता है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि एटम के न्यूक्लियस के बीच में वो बॉन्ड बनता है, जिसके कारण वो किस नेचर के होंगे, डायरेक्शनल नेचर के वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही आपने इसके साथ वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जैसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, ऑल्सो उनका जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करके देखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे कहता है हमने ऑब्जर्व करा, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं दोनों एटम आपस में सेंटर में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की शेयरिंग करेंगे। कहते हैं जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, बॉन्डेड बाय वन एटम ओनली। कहता है वो एटम जिसमें क्या हो, जब हम जैसे हम एग्जाम्पल ले ले ए एंड बी में जब दोनों बराबर के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे उसको हम नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें क्या हो, कहता जिसमें शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम के हो, दूसरा क्या हो, खाली ऑक्टेट हो, जिसके आउटरमोस्ट शेल क्या हो, खाली हो। कहता उसमें क्या होता है हमारे पास, ऐसे जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ए प्रोवाइड करेगा बी के खाली शेल के अंदर, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कहता है यहाँ पे क्या है हमारे पास, बोथ द इलेक्ट्रॉन इन अ शेड पेयर कम फ्रॉम वन एटम, के दोनों इलेक्ट्रॉन शेड पेयर के अंदर कहाँ से आते हैं, सिर्फ एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे टाइप का बॉन्ड है वो किस में बनता है, बिटवीन दी एटम्स, दो एटम के बीच में बनेगा या आयन के बीच में बनेगा, जिसमें एक में क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन की एटलीस्ट कमी होनी चाहिए, एंड जो दूसरा एटम है, दूसरे एटम में क्या होनी चाहिए, स्टेबल नोबल यस कन्फिग्रेशन है वो ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, अचीव होनी चाहिए। जब एक एटम ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके केस में ही हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहता है वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरे एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, दैट मीन्स ए यहाँ पे क्या है, डोनर एटम है, एंड दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जैसे बी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, बी का क्या है, जो शेल है वो खाली पड़ा है, बी अपने खाली शेल के अंदर ए के दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। कहता है ये जो बॉन्ड बनता है यूजली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एरो के साथ एक्सप्रेस करते हैं, कि हमारे पास जैसे हमें यहाँ पे एरो लगाया, एरो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि ए दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, तो उसको हम एरो के साथ क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कहता है एरो है पॉइंटिंग किस तरफ को होती है, कि डोनर की एक्सेप्टर की तरफ को क्या होती है, पॉइंटिंग होती है। जैसे डोनर ए है, बी क्या है, एक्सेप्टर है, तो एरो का पॉइंट किस तरफ को है, ए से बी की तरफ को पॉइंट कर रहा है। कहता है इस टाइप का जो बॉन्ड है इसको हम ऑल्सो डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं, या फिर डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं, या सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल देते हैं, या फिर को आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है। कहता है उसके बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से हमें पास क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा, NH4 पॉजिटिव आयन बनता है। जैसे हमें पता है कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 फार्मूला होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। एज अ रिजल्ट कहता है सभी तीनों हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, एंड नाइट्रोजन क्या क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे
कहता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जैसे अभी हमने पढ़ा है कि दो एटम ऐसे होनी चाहिए जिसमें क्या हो, हमारे पास एक का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एंड दूसरे में क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमने हाइड्रोजन आयन लिया है H पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोजन के पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे इसने क्या करा हुआ है, लूज करा हुआ है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। तो कहता है हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर देगा, हाइड्रोजन के खाली शेल के अंदर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा एंड नाइट्रोजन का ऑलरेडी क्या था, कंप्लीट था। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कहते हैं जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट था, अगर ये सेंटर में शेयर भी कर लेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट फिर भी क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। बट हाइड्रोजन खाली था, हाइड्रोजन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। एज एल्ट वहाँ से हमारे पास स्टेबल अमोनियम आयन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होती, कोई भी डिफरेंस नहीं होता कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर। कहता है वंस एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है उसके बाद हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कौन सा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल मीन्स O3 मॉलिक्यूल। कहता है इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो किसके साथ जुड़े होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कहता है हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन सेंटर में अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। एज ए रिजल्ट दोनों का ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जब वो कहता है कि इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, तीसरे ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्शन शो करता है। कहता है उस दौरान क्या होगा, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बट इस ऑक्सीजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके कारण कहता क्या होगा, दोनों में से एक क्या करेगा, अपना लोन पेयर है इस सिंगल वाले ऑक्सीजन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, तीनों का ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहता है इसमें भी हमने यही केस लिया है। यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा है कि एक का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करते हैं, अपना एक लोन पेयर है वो किसको डोनेट कर देते हैं, ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं। दोनों में क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो एरो है वो किसको शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऐसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोनियम आयन की, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन की। इसके केस में क्या होता है, जो वाटर है, वाटर क्या करता है, वाटर के केस में क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। जबकि कहता है जो H पॉजिटिव आयन है उसमें क्या होता है, जो 1s है शेल वो क्या होता है, खाली होता है, वो एम्प्टी 1s शेल होता है, बिकॉज उसने जो एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी क्या करा हुआ है, लूज करा हुआ है। दस कहता है जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है एंड हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या कर देता है, सेंटर में H पॉजिटिव आयन के साथ शेयर कर लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है दोनों के बीच में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड तीनों हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम अमोनिया की एग्जाम्पल ले लें। अमोनिया के केस में क्या होता है, NH3 वो किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा। इसके केस में भी क्या होता है, कहते हैं जो अमोनिया है, अमोनिया के केस में क्या है, जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है उस दौरान जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। बट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में क्या होता है, तीनों फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन का तो हमारे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन अपना ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, बोरॉन के साथ सेंटर में शेयरिंग कर लेता है। एज अ रिजल्ट अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हम एग्जांपल ले लें सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज H2SO4 की। सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में भी क्या होता है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं इस मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि जो सल्फर है, सल्फर क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की शो करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें एक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड दूसरे में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।